हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो वॉइस की बात अभी चल रही थी और वॉइस में मैंने आपको बताया था बता रहा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि पैसिव वॉइस में जो जिस वर्ड को हम सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करते हैं उसने काम किया नहीं होता है, बल्कि उसको काम का असर झेलना होता है, उस पर काम का प्रभाव पड़ा हुआ होता है। इस बात को पहले अच्छी तरह समझ लीजिए। एग्जाम्पल जैसे हमने कहा राम इज बीटन, तो अगर हम राम इज बीटन कहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट तो पहले यही समझते हैं कि ये सेंटेंस ही गलत है, सेंटेंस ही गलत है कि इज के साथ बीटन कैसे लगा दिया। लेकिन ये सेंटेंस सही है, ये पैसिव वॉइस में है और इसका मतलब ये है कि ये जो राम है इस काम को अंजाम नहीं दिया है, राम ने किसी को पीटा नहीं है, बल्कि राम खुद पिट गया है। राम इज बीटन यानी जो पिटाई हुई है, राम ने उस काम को अंजाम नहीं दिया है बल्कि उस काम को झेला है। जैसे हम कहते हैं मैंगो इज ईटन, तो अगर कोई इसको देखते ही कहता है भाई ये सेंटेंस तो गलत है, मैंगो इज ईटन एमईआर के साथ वी3 कैसे लगा दिया भाई, इसके साथ वी3 कैसे, ये प्रेजेंट हो इधर वी3, तो ये ऐसा नहीं गलत है, ये बिल्कुल क्या है, सही है, परफेक्टली सही है। और इज के साथ वी3 इसका मतलब पैसिव वॉइस, और इसका मतलब है कि आम ने किसी को नहीं खाया है, आम डूअर नहीं है, आम करता नहीं है। यहाँ पे राम राम लिखा है राम इज बीटन, तो राम ने काम नहीं किया, राम डूअर नहीं है, बल्कि पिटाई के काम को राम को झेलना पड़ा है, पिटाई के काम को राम को झेलना पड़ा। मैंगो इज ईटन, मैंगो इज ईटन, तो मैंगो इज ईटन अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, इसका मतलब आम किसी को नहीं खाता है, आम को ही खाया जाता है, आम को ही खाया जाता है। लिखते हैं, मैंने लिखा आई एम हेल्प्ड, तो ये कोई गलत नहीं है, ये क्वेश्चन होगा आई एम हेल्प्ड, ये गलत है, ये गलत नहीं है। एम के साथ वी3 है, इसका मतलब हमें समझना चाहिए पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस हो तो हमें क्या समझना चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट की जगह पे है इसने काम किया नहीं है बल्कि इस पर काम का असर पड़ा है। तो ये जो हेल्प है, ये आई ने किसी की हेल्प नहीं की, मैंने किसी की मदद नहीं की, बल्कि मैंने किसी की मदद ली है, मैंने किसी की मदद नहीं की, अगर मैंने किसी की मदद ली है। तो जो अगर एमिजार के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ वी3 है तो इसका मतलब क्या है, अगर पैसिव वॉइस का मेन, मैं पैसिव वॉइस की बात नहीं कर रहा, पैसिव वॉइस का मेन मकसद ये हुआ समझना कि जो सब्जेक्ट की जगह पे है, जो सब्जेक्ट की जगह पे आपने यूज कर रखा है उसने काम नहीं किया है, उसने काम नहीं किया है बल्कि उसको काम का असर झेलना पड़ा है, उसने काम नहीं किया बल्कि काम के असर को उसने झेला है, उस पर कोई काम हुआ, उस काम का असर हुआ है। ठीक है, ये आपको समझना, ये समझना जरूरी इसलिए है कि कई बार कॉम्प्रिहेंशन में, कई बार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, और कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में, और कई बार क्लोज टेस्ट में, और कई बार जम्बल पैराग्राफ में हम सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझ पाते कि वो कहना क्या चाह रहा है। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है हम मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है, हमें लगता है ये पता नहीं सेंटेंस क्या लिख दिया है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में ये फिट है कि एमिजार के साथ तो वी3 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एमिजार प्रेजेंट हो गया, वी3 पास्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है, वी वर्ब का थर्ड फॉर्म जो है प्रेजेंट में भी आता है। वैसे भी आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो आता है, तो इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया तो प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं है, या एमिजार है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं होगा, ये पहले दिमाग से निकाल देना। अब है कि हमें एक एक स्ट्रक्चर को बेसिकली अंदर जाके, गहराई में जाके एक एक स्ट्रक्चर को सीखना है कि किस टेंस में क्या बनता है। तो सबसे पहले जो वॉइस का रिलेशन होता है वो टेंस से रिलेशन होता है। किस रिलेशन होता है, टेंस। तो एक एक टेंस के स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा सेपरेटली। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें हम, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही कुछ ग्रामर में क्या लिख लेते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी लिखते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा टेंस आप पहचान पढ़ेंगे तब आपसे वॉइस बनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए, जिसने टेंस नहीं पढ़ा है वो भी जो रूल में बता रहा हूँ सिर्फ इतना ध्यान रखेगा तो भी बना देगा। ये जो पूरा टेंस का डिटेल में जो ज्ञान लेकर आया ना ना ना, वो टेंस के पूरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ बस उसे समझने की जरूरत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे आप, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले क्या लिखते हैं,
इसका जो स्ट्रक्चर लिखूंगा मैं एक्टिव का, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला नहीं लिखूंगा। सब्जेक्ट का मतलब है हम पता चल गया जो सब्जेक्ट की जगह पे रहता है वो हमेशा काम करता है, ऐसा नहीं। वो भी देखा ना, सब्जेक्ट जगह पे मैंगो था लेकिन काम तो उसने नहीं किया था, इसलिए हमेशा लिखना है एक्टिव में डूअर, डूअर और फिर वर्ब। तो यहाँ जो वर्ब होता है डूअर के बाद प्रेजेंटेटिव में वो V1 या V5, V1 या V5। अब यहाँ क्या समझना है, यहाँ जो समझना है वो ये है कि अगर हम V1 V5 की बात करते हैं, V1 V5 की बात करते हैं, और उसके बाद क्या होगा सफरर। सफरर का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। सफरर का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट। तो सीधी बात हो गई कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन पहचान, स्ट्रक्चर से हम पहचान सकते हैं कि कोई भी टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो स्ट्रक्चर का वर्ब, वर्ब को देखना है। पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट सबको देखने की आवश्यकता है, सिर्फ वर्ब को देखिए। वर्ब से डिसाइड हो जाता है कि आपका सेंटेंस किस टेंस में है। वर्ब के बदलने से ही टेंस बदलता है। वर्ब का फॉर्म बदल गया, इसका मतलब टेंस बदल गया। तो पूरा का पूरा जो टेंस का स्टडी है वो वर्ब के फॉर्म पे भी डिपेंड करते हैं। तो बस हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब का पहला फॉर्म और फिर पांचवा फॉर्म अगर है तो वो प्रेजेंट। अब सबसे पहले सवाल उठ गया, वर्ब का पहला फॉर्म हम नहीं जानते, हमें तो पता नहीं कि वर्ब का पहला फॉर्म क्या होता है। तो भाई ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे हम लिखते हैं V1, तो ये राइट, WRIT राइट, ये क्या हो गया V1। और V5 हम कहते हैं, तो राइट में क्या लगा दिया S। तो किसी भी वर्ब में या तो S लगता है, अगर E पहले से तो सिर्फ S लगा दिया, और अगर E पहले से नहीं है तो ES लगा देते हैं। तो किसी वर्ब में अगर S और ES लगा दिया, किसी वर्ब में S और ES लगा दिया तो V5 हो गया, उसको वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं। और इस वर्ब में S और ES नहीं लगा हुआ है, उसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। इतना ही समझना। कोई गो है तो गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, गोज हो गया फिफ्थ फॉर्म। कम कह रहे हैं तो कम क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। कम्स कह रहे हैं तो कम्स क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है। हम कह रहे हैं अलाउ, तो अलाउ क्या हुआ, फर्स्ट फॉर्म हो गया। हम कह रहे अलाउज तो क्या होगा, फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर एस और एस लगा है, एस और एस लगा है तो वो फिफ्थ फॉर्म है। क्या एस और एस लगा है तो वो फिफ्थ फॉर्म है। और फिफ्थ फॉर्म को हम लोग जनरली सिंगुलर कहते हैं। फिफ्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, सिंगुलर। फिफ्थ फॉर्म को क्या कहते हैं, सिंगुलर। और ये जो फर्स्ट फॉर्म होता है ये क्या होता है, प्लूरल। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं हम लोग, प्लूरल। फिफ्थ फॉर्म को हम लोग कहते हैं सिंगुलर, और फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्लूरल। जिसमें एस और एस लग गया, बस ये नहीं समझना है कि एस और एस लग गया तो प्लूरल हो गया। नाउन में एस और एस लगता है तो नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में एस और एस लगा तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो अब कोई मुश्किल काम है क्या, सेंटेंस देख के पहचान लीजिए। और इसी पर ध्यान देना है, वर्ब के अगर टेंस वॉइस बनाना है ठीक से तो पूरी दुनिया को भूल जाइए, सिर्फ वर्ब के फॉर्म पे ध्यान दीजिए कि वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है यानी बिना एस और एस वाला फॉर्म है, या फिर एस और एस वाला फॉर्म है, दो में से कोई फॉर्म अगर है तो वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और मान लो आपको टेंस पर ध्यान ही नहीं है तो क्या ध्यान क्या रखना है, वो ध्यान, वो मेन चीज है कि ध्यान क्या रखना है। तो जब हम पैसिव इसका बनाने लगेंगे तो सबसे पहले तो क्या आएगा, सफर आएगा। तो अगर एक्टिव में V1 या V5 दिखा रखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस सफरर को ध्यान में रखते हुए जैसा सफर होगा उसके हिसाब से पैसिव में सिर्फ M इज R ही आएगा। यानी कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें M इज या R में से एक नहीं है, वाज है, कुड है, हैव है, विल है, वो ऑप्शन ही सही नहीं होगा। और आप जाके चेक कीजिएगा कि चार ऑप्शन जो होते हैं उसमें दो ऑप्शन में तो पक्का एमएचआर में से कुछ रहता नहीं, किसी में वाज रहता है, किसी में वर रहता है। तो आप ये दिमाग में बिठा लीजिए, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है तो वही ऑप्शन सही हो सकता है जिसमें कि एमएचआर हो में से कोई हो। जिसमें एमएचआर नहीं है वो ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। पता लगा वाज वाला ऑप्शन उसको पढ़ के देख रहे हैं, विल वाला ऑप्शन उसको पढ़ के देख रहे हैं, हैव और हैज वाला ऑप्शन उसको पढ़ के देख रहे हैं, तो ये सरासर बेवकूफी है, एकदम बेवकूफी है। तो सबसे पहले ऑप्शन में ये देखिए कि अगर आपके एक्टिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब में फिफ्थ फॉर्म, तो पहले ऑप्शन में एमएचआर किस किस में है, जिस जिस में से एमएचआर में से कोई एक है वही सिर्फ ऑप्शन सही हो सकता है, और कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता है। जैसे आप ये देखना शुरू करेंगे तो दो ऑप्शन तो हमेशा ऐसे ही कट जाएगा, पूरा सेंटेंस आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, देखते बन जाएगा। ऐसा ही होता है, प्रैक्टिस करके देखिएगा। बस हम ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो हेल्पिंग वर्ब से ढूंढना है
और इसके लिए बस ध्यान क्या रखना है, क्या दिमाग में रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है क्या। अब जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं समझता उसको भी बता दिया, जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं समझता उसको भी समझा दिया। वही या तो V1 भी समझो या समझो एस और या समझो, कोई मुश्किल काम तो है नहीं। तो एमिजार होगा ही होगा। और एमिजार के तुरंत बाद क्या होता है, क्या बताया था पैसिव में, हमेशा थर्ड फॉर्म, हमेशा। ये तो फिक्स है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं, कोई भी टेंस होगा। इसलिए हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में हो, उसका जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। फिर टेंस का कैसे पता चलेगा भाई, मेन वर्ब तो फिक्स हो गया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट हो कि पास्ट इंडेफिनिट हो कि फ्यूचर हो कि कोई भी, एकदम फिक्स वर्ब थर्ड फॉर्म। तो इसलिए सारा खेल क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का होता है, क्योंकि मेन वर्ब तो फर्स्ट एक्टिव में क्या है कि हर टेंस में मेन वर्ब का फॉर्म बदलता रहता है, मेन वर्ब का फॉर्म बदलता है। यहाँ तो मेन वर्ब का फॉर्म फिक्स हो गया कि थर्ड फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म, तो सारा खेल हेल्पिंग वर्ब का हो गया ना। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो क्या लगाइए, बाय, और फिर डूअर या एजेंट, ठीक है, बाय या फिर ये लास्ट में आखिर में जाएगा डूअर या एजेंट, आखिर में, आखिरी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब जितने भी प्रेजेंट यूनिट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, ये इसी स्ट्रक्चर पे बनेगा, इसी स्ट्रक्चर बनेगा। अब जरा इसको एग्जांपल से देखते हैं, पहले छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। क्लियर हो गया। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म, सबसे पहले तो सफरर को आप सबसे पहले लाइए, सफरर को आगे लाने के बाद एमिजार के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और जरूरत पड़ी तो बाय प्लस एजेंट आएगा। जैसे हम कहते हैं माय फादर टीचेस मी, एक्टिव हो गया, ये हो गया। ये डोर हो गया, पढ़ा कौन रहे, यहाँ पर तो पढ़ा रहे पिताजी ही, ऐसा नहीं पिताजी पढ़ रहे हैं और आप उनको पढ़ा रहे हैं, और पढ़ कौन रहा, मैं, तो माय फादर टीचेस मी। अब इसमें क्या लग गया, ईएस लग गया, ईएस लग गया, इसका मतलब ये क्या है, B5। अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट, ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसको लाना पड़ेगा सब्जेक्ट की जगह पे। तो इसको जब हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे, तो केस मैंने पढ़ाया था कि ये मी कौन सा है, केस में जाके देखिए, केस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, तो केस में जाके देखिए मी क्या ऑब्जेक्ट। अब इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है, आई। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये नहीं कि मी ही रख दिया, कि सर ने कहा था सब्जेक्ट रखने के लिए तो उठा के यहाँ मी ही रख दिया। सब्जेक्ट का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म में था, अब इसको हमको सब्जेक्ट बनाना था, तो मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, आई है, तो आई लिख दिया। अब यहाँ V5, तो V5 का मतलब एम इज आर, तो अब आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा, एम लगेगा, इसलिए क्या होगा, आई एम। इसी तीन में से हो सकता है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आई एम। अब टीच है, टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, अब ये जिसको B1 B2 B3 नहीं है याद है वो भी फंस सकता है। अब टीच को किसी ने लिख दिया टीचेड, जल्दबाजी में आ गया, जोश में आ गया, टीच को लिख दिया टीचेड, तो टीचेड सही होगा क्या, अगर किसी ने टीचेड लिख दिया तो टीचेड सही होगा क्या, टीचेड तो सही नहीं होगा, टीचेड सही नहीं होना, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी याद होना चाहिए, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हर एक ग्रामर की बुक में होती है, और मैं भी आपको कुछ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मैं भी आपको बताऊँ, जब क्लास चलेगी वर्ब आएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो वर्ब का तीनों फॉर्म यूज होना चाहिए। तो आई एम टॉट, अब जरूरत पर पिताजी लिख दीजिए, बाय माय फादर, और ये नहीं कि पैसिव बना रहे हैं तो चलो फादर को मदर कर दिया, माय को योर कर दिया, आई एम टॉट बाय योर मदर, ऐसा पैसिव का मतलब नहीं। जो सब्जेक्ट है वही रहेगा, माय फादर सब्जेक्ट है तो माय फादर ही रहेगा, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। तो आई एम टॉट बाय माय फादर, आई एम टॉट बाय माय फादर, कि मुझे, और इसका मीनिंग क्या हुआ, आई एम टॉट बाय माय फादर, इसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे, कि मुझे मेरे पिताजी द्वारा पढ़ाया जाता है, मुझे मेरे पिताजी द्वारा पढ़ाया जाता है, मुझे मेरे पिताजी द्वारा पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट बाय माय फादर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमने लिख दिया, पाकिस्तान सपोर्ट्स टेररिस्ट्स, पाकिस्तान सपोर्ट्स टेररिस्ट्स। अब सपोर्ट्स लिख दिया तो क्या हो गया,
फिर हो गया V5, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। हिंदी में नहीं इसका क्या निकला कि पाकिस्तान आतंकवाद को मदद करता है, तो पाकिस्तान सपोर्ट्स टेररिस्ट। तो अब क्या बनेगा, पैसिव में क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले आएगा टेररिस्ट्स, ऑब्जेक्ट हुआ। अब टेररिस्ट के तो फॉर्म बदलने की जरूरत तो है नहीं, टेररिस्ट्स। अब टेररिस्ट में क्या लगा है, एस, तो इसका मतलब प्लूरल हुआ। तो और यहाँ एस है, तो वर्ब में अगर एस एस लगा है तो हमें क्या चाहिए, एम चाहिए, इज चाहिए, आर चाहिए। वर्ब में अगर एस लगा होता है तो पैसिव वॉइस में एम इज आर चाहिए, एम इज आर में से कोई एक चाहिए। तो अब इसमें क्या देखना पड़ेगा, इज तो आएगा नहीं क्योंकि टेररिस्ट प्लूरल हो गया, मोर देन वन हो गया। एम आएगा नहीं क्योंकि आई के साथ आता है, तो क्या बन जाएगा, आर। सपोर्ट का V3 क्या हो गया, सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। यही तो होगा, यही होगा ना, यही होना है, और तो कुछ ज्यादा होना नहीं है कि टेररिस्ट आर सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, टेररिस्ट आर सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, कि टेररिस्ट की जो सहायता की जाती है वो पाकिस्तान के द्वारा की जाती है। आतंकवादियों की सहायता जो है पाकिस्तान द्वारा की जाती है, आतंकवादियों की सहायता पाकिस्तान द्वारा की जाती है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है एकदम मुश्किल काम नहीं है। मैंने लिखा, आपने लिख दिया गवर्नमेंट रन्स schools and colleges। एक्टिव वॉइस में कि गवर्नमेंट रन्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस, कि सरकार जो है स्कूल और कॉलेज चलाती है, सरकार जो है स्कूल और कॉलेज चलाती है। गवर्नमेंट रन्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सरकार स्कूल कॉलेज चलाती है, ये कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट रन्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब क्या ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो क्या लिख देंगे पैसिव में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अब इसमें क्या लगेगा, एम लगेगा क्या, यहाँ तो फिर रन्स है, यहाँ क्या है, रन्स है, तो रन्स है इसका मतलब क्या, V5 हुआ तो भाई एम इज आर आना चाहिए। अब स्कूल्स एंड कॉलेज का एम तो आएगा नहीं, इज भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आर। और रन का भी वर्ड क्या, अभियान के रन का रंड लिख दिया, चलो ईडी लगाने से V3 बनता, रन करेगा रंड, RUND रंड। तो ऐसा नहीं करना है कि चलो V3 बनाने के लिए सर ने कहा तो रन का V3 कर दिया RUND, तो ऐसा भी जोश में नहीं आना। तो रन का थर्ड फॉर्म जो रन ही होता है, रन रैन रन, रन रैन रन। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर रन बाय गवर्नमेंट। हमने कहा बॉयज प्ले क्रिकेट। अब ये प्ले क्या हो गया, V1 हो गया, सारे के एग्जाम्पल अभी V5 का देख रहे थे, V1 का एक भी एग्जाम्पल नहीं देखा। तो बॉयज प्ले क्रिकेट, अब ये प्ले क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, इसका मतलब हम जब पैसिव बनाएंगे तो हम सिर्फ एम इज आर का इस्तेमाल, टेंस वेंस भी भूल जाएंगे, सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज रखिए, याद रखिए। तो फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब पैसिव बनाने के लिए हमको एम इज आर ही चाहिए, इसके अलावा तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो अब क्रिकेट को लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, तो क्रिकेट को ला रहे हैं सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्रिकेट को ले आइए सब्जेक्ट की जगह पे। अब भाई प्ले है तो प्लेस के साथ एम इज आर में सीख लो, तो क्रिकेट को क्या चाहिए, एम चाहिए कि इज चाहिए कि आर चाहिए, V1 में तो एम इज आर में से कोई एक हो सकता है, तो क्रिकेट के हिसाब से एम चाहिए क्या, नहीं, आर चाहिए क्या, नहीं, तो क्या होगा, इज। अब प्ले का थर्ड फॉर्म कर देंगे तो प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड। अब जी करे तो बॉयज लिख दीजिए, बॉय बॉयज, यही काम था। अब बताओ कि एक ना एक सेंटेंस तो देता ही रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से आएगा ही नहीं। इसलिए अभी जो रूल में पढ़ा रहा हूँ, अगर इतना रूल हो जाएगा तो सेंटेंस तो पक्का बना दोगे, कुछ एक्सेप्शनल हाई लेवल के सेंटेंस को छोड़कर कोई भी सेंटेंस अगर सारे रूल्स पढ़ लेंगे तो बना ही देंगे, फिर टेंस में से आना ही है, टेंस से बाहर नहीं जाना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनता है। अब आते हैं हम लोग किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट, इसी को क्या कहते हैं लोग, इम्परफेक्ट,
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ध्यान रह जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, डूअर, फिर डूअर के हिसाब से क्या करेंगे, एम इज आर, प्रेजेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो देखना है। या मान लिया आप इसको भूल जाए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है या कुछ ऐसा होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसको भूल गए, हम खाली देख रहे हैं स्ट्रक्चर, हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं कि एम इज आर है, स्ट्रक्चर क्या है, एम इज आर है। उसके बाद क्या होता है V4, V4 का मतलब क्या है कि वर्ब हो और वर्ब के साथ क्या ING हो। अगर ऐसा, ये तो पहचानने में, सब्जेक्ट को देखना ही नहीं, सब्जेक्ट भूल जाएगी क्या है, इस पर ध्यान मत दीजिए, खाली वर्ब पे ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब पे। अब आपको दिख रहा है कि पहले से ही एक्टिव वॉइस में एम इज आर है, अभी जो हम लोग देख रहे थे उसमें एक्टिव वॉइस में एम इज आर नहीं था, उसमें V1 V5 था, हमने पैसिव वॉइस में एम इज आर का इस्तेमाल किया। अब जो सेंटेंस दे रखा है उसमें पहले से ही एम इज आर है, जो सेंटेंस दे रखा है उसमें पहले से ही एम इज आर का इस्तेमाल कर रखा है। तो अगर पहले से एम इज आर का इस्तेमाल कर रहा है, उसके बाद वर्ब में ING भी लगा रहा है, और उसके बाद क्या इस्तेमाल कर रहा, ऑब्जेक्ट या सफरर, जो भी ऑब्जेक्ट या सफरर, तो हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले वो जो ऑब्जेक्ट या सफरर है उसको सबसे पहले ले आइए, जो ऑब्जेक्ट है या सफरर है उसके पास। और अगर एम इज आर पहले से है, पहले से ही है, तो फिर एम इज आर को नहीं छेड़ना, फिर जो भी बस ये देखना है कि इस ऑब्जेक्ट को कौन सूट करेगा, एम इज आर में जो भी एम सूट करेगा, ए सूट करेगा, उसको एक को ले आना है, एक को ले आइए, एम इज आर में से किसी एक को ले आइए, जो भी सूट करेगा ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब पहले से अगर एम इज आर है तो फिर ये पहले देख लीजिए कि जो ऑप्शन है उसमें से एम इज आर किसमें किसमें है। अब पहले से हम एक्टिव वॉइस में दे रहे हैं एम इज आर, और ऑप्शन में दे रखे हैं वॉज, ऑप्शन में दे रहे हैं हैज, ऑप्शन में दे रहे हैं हैड, ऑप्शन में बिल्कुल नहीं होगा। अगर पहले से एम इज आर है तो फिर जो पैसिव बनेगा उसमें भी एम इज आर में से ही कोई एक होगा। हो सकता है एम दिया हो लेकिन इज हो सकता है आर दिया हो लेकिन इज हो, लेकिन हो सकता है इज लेकिन आपको आर करना पड़े, लेकिन होगा यही, एम इज आर के खानदान में से कोई है तो पैसिव में भी एम इज आर में ही होगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा चीज होता है उसे ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। अगर वर्ब के साथ ING है तो पैसिव में पक्का बीइंग होगा, ये दोनों जिस ऑप्शन में होगा सिर्फ उसी ऑप्शन को आपको चेक करना है, दूसरा कोई ऑप्शन सही हो नहीं सकता है। सपोज करो कि एम इज आर तो है लेकिन उसके साथ बीइंग नहीं है, बी लिख दिया है, तो वो ऑप्शन ही गलत है, उस पर दिमाग लगाना ही नहीं है। या एम इज आर के साथ बीन लिख दिया है तो वो ऑप्शन ही गलत है, उस पर सोचना ही नहीं है। बीइंग BEING होना चाहिए। तो ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे अगर एक्टिव में ING वाला दिया है, एम इज आर के साथ ING है, तो पहले ऑप्शन में जाके ढूंढ लेना है कि किस किस ऑप्शन में बीइंग है। जिस ऑप्शन में बी है वो सही हो ही नहीं सकता, जिस ऑप्शन में बीन है वो सही हो ही नहीं सकता, हम लोग यही नहीं ढूंढते। हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देकर सेंटेंस में वही देखना नहीं, उस ऑप्शन को खत्म खत्म, जिस भी ऑप्शन में बी आ गया खत्म, जिस ऑप्शन में बीन आ गया खत्म, और एम इज आर है उधर आ गया, हैव हैज आ गया खत्म। तीन ऑप्शन देखिएगा आप कैसे ही छट जाएगा, आप छाट के देखिएगा, 2 से 3 ऑप्शन हमेशा छटता है। तो बिना पूरा सेंटेंस पढ़े भी सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से या वर्ब के फॉर्म से हम वॉइस बना सकते हैं, और 70% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 70% क्वेश्चन में क्या हमेशा जो बनता है ऐसे ही बनता है, 30% क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा इधर उधर घूमना पड़ता है, 70% क्वेश्चन हमेशा हेल्पिंग अगर बनाने आता है जिसको, क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं है ना, ध्यान रखना हर कंडीशन को ध्यान रखना कि भाई V1 V5 है तो एम इज आर से ही बनाना है, अगर एम इज आर के साथ ING है तो हमको बीइंग देखना है तो ये भी तो ध्यान रखना चाहिए, ये भी आसान काम, ध्यान ही नहीं है तो कैसे बनाएंगे, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने का काम होता है। तो फिर जिसको ध्यान है वो बना देता, फटाफट बनाता, और एक दो बार अगर सुन लेंगे तो वैसे ही ध्यान रह जाता। और बीइंग के बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म में ही होगा, बीइंग के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में, फिर बाय लगा दिया, और फिर जो डूअर है। इसलिए मैंने क्या कहा था कि सेंटेंस टेंस कोई भी हो, टेंस कोई भी हो, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। तो इसलिए
इसलिए जो है हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पैसिव में तो हमेशा किसी भी टेंस में थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। अब जरा इसका हम सेंटेंस में, ये स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया कि एमिजार प्लस आईएनजी है तो एमिजार प्लस बीइंग प्लस V3 करना है, ठीक है, एमिजार प्लस बीइंग प्लस V3 करना है। अब इसको सेंटेंस बना के देख रहे हैं, सेंटेंस बनाया, बनाया, इंडिया इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट्स, इंडिया इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट्स, कि भारत जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है। इंडिया इज कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट्स, भारत परमाणु परीक्षण कर रहा है। ये क्या था, एक्टिव में था। अब इसको बनाना है पैसिव, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या कहा कि भाई ऑब्जेक्ट ढूंढो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट, इसको सबसे पहले ले आई, न्यूक्लियर टेस्ट्स। अब क्या करना है, टेस्ट्स, यहाँ टेस्ट है तो इसमें भी टेस्ट, पता लगा कि टेस्ट का ऐसे छोड़ गया, एग्जाम में भी ऐसा करेगा, एक में टेस्ट दे देगा, इसमें टेस्ट दे देगा, तो आप ध्यान से देख ही नहीं रहे कि टेस्ट होगा कि टेस्ट होगा, क्या दिखाएगा, तो इसमें फंसा देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट, अब टेस्ट्स के साथ ये तो प्लूरल हुआ, यहाँ तो इज लिखा, क्या इसमें इज लगेगा, नहीं, तो यहाँ तो इंडिया था इसलिए इज लगा, लेकिन यहाँ तो आपने न्यूक्लियर टेस्ट्स को सब्जेक्ट बना दिया, तो अब तो एम भी नहीं लगेगा इसके साथ, इजी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आर, तो न्यूक्लियर टेस्ट्स आर, फिर क्या होगा, बीइंग, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, बीइंग लाना पड़ेगा, आर बीइंग, फिर क्या होगा, V3 कंडक्टेड, किसके द्वारा, बाय इंडिया, कि भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, भारत के द्वारा, इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट आर बीइंग कंडक्टेड बाय इंडिया, के भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जा रहा है, ठीक है। अब हमने बनाया एक सेंटेंस बनाया, पाकिस्तान, पाकिस्तान is operating terrorism, या थोड़ा सा लंबा बना देगा, terrorist training centers in the valley। अब जैसे इतना लंबा सेंटेंस आता है, लोग तो अरे बाप रे बाप, कितना लंबा सेंटेंस दे दिया है, इतना लंबा सेंटेंस में तो हमारा दिमाग ही खराब हो जाएगा। तो जितना लंबा सेंटेंस होगा ना उतनी ही आसानी से बनेगा। ऑप्शंस में तो सॉल्व किया रहता है, देखिए आप लिख दिया इज, तो पक्का दो ऑप्शन देखना उसमें वाज रहेगा, इसमें आईएनजी है, पक्का एक ऑप्शन रहता है इसमें कि बी रहेगा, तो भाई बी को हटाओ ना, जिसमें भी वाज है उसको हटाओ ना। हम पूरा सेंटेंस देख लेते हैं, एकदम इतना बड़ा सेंटेंस की लंबाई में जाना कि पूरा सेंटेंस पढ़ने में टाइम भी नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखना। जैसे इतना सेंटेंस रख दिया, पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स इन द वैली, तो भाई इतना पूरा इधर सब्जेक्ट ओरिएंट मत, सिर्फ देखो कि वर्ब किधर है, सिर्फ वर्ब को पहले पहचानो, उसके बाद कुछ और रखना। सिर्फ जैसे कि रावण था ना, तो रावण के 10 सिर थे, तो राम एक एक सिर को काट रहे थे, तो ये अकलमंदी नहीं, एक सिर को काटा नहीं मरा, इसका दूसरा सिर काट के क्या फायदा था, तीसरा सिर काटा फिर भी नहीं मरा, फिर चौथा काटा, फिर पांचवा काटा, भाई क्यों, वैसे हालांकि ये सिंबॉलिक था, उसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है, लेकिन सीधी बात ये है कि आपको वॉइस में ये देखना है कि सेंटेंस कितना लंबा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा खेल क्या है, टेंस का है। जानबूझकर सेंटेंस को लंबा किया जाता है ताकि आपका टेंस पर ध्यान ना जाए, और जिसका टेंस पर ध्यान है वो सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई देखता ही नहीं है, वो सिर्फ टेंस देखता है, और टेंस के हिसाब से पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढ लेता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पता चल जाएगा, आप बना के देखिए,
70% मैंने क्वेश्चन का 70% सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा। बना के देखिए, आपने कोई बनाया नहीं, ट्राई नहीं किया ऐसे ऑब्जेक्टिव में। तो अब इसको हम क्या करें, पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो क्या लिखा, पाकिस्तान इज ऑपरेटिंग टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स इन द वैली। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, की आतंकवाद प्रशिक्षण शिविर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पाकिस्तान वैली में मतलब घाटी में आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। ऑपरेट का मतलब क्या, चलाना। तो अब क्या बनेगा पैसिव, कि पैसिव क्या हुआ इसका, टेररिस्ट ट्रेनिंग terrorist training centers are being operated by Pakistan in the valley। प्लेस जो है आखिर में लिखना है, यानी कि प्लेस को शुरू में लिख दिया, प्लेस जहाँ पे होता है प्लेस को वॉइस बनाने में आखिर में लिखते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा कर सकता है कि प्लेस को शुरू में लिख के कॉमा से अलग करते हैं, इन द वैली करके, ऐसा भी पॉसिबल है। कि जो भी काम का जगह है, जो एक्शन का जगह है, उसको हमेशा क्या लिखना चाहिए, लास्ट में लिखना चाहिए। ठीक है, उसको हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है कि टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स आर बीइंग ऑपरेटेड, आर बी इसी से खेल होगा, सारा खेल इसी का है। कि एमिजार प्लस आईएनजी अगर पहले से दे रखा है तो एमिजार प्लस बीइंग ऑपरेटेड, इसी पर ध्यान दीजिएगा, एकदम सारे बन जाएंगे, मस्त से बनेंगे, आसानी से बनेंगे। बस फोकस करना है अपनी बात पे, सेंटेंस की लंबाई चौड़ाई गहराई नापने की बात नहीं है, करके देखिएगा। और जो प्रैक्टिस शीट में बनवा रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट में बना, उसमें भी देखिएगा, मैं भी ऐसे ही बनवाता हूँ अधिकांश में, कि भाई देखो टेंस देखो और उसका ऑप्शन देखो छटता है कि नहीं छटता है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखते हैं, ये क्लियर हो गया, यहाँ तक डाउट नहीं। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए, कोई दिक्कत हो जाए, तो मैं तो हूँ, मैं तो वैसे मैं डाउट रहने दूंगा नहीं। जहाँ इम्पैक्ट एकेडमी है वहाँ डाउट नहीं है। हमने क्या बोला, इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, फिर मुमकिन है तो फिर डाउट कहाँ से, डाउट की तो कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या स्ट्रक्चर होता है, बचपन से ही आपने देख रखा, इसका तो स्ट्रक्चर लोगों को याद ही रहता है, कि पहले हम डूअर लेते हैं, सबसे पहले डूअर होता है, डूअर के बाद फिर डूअर के हिसाब से हैज या हैव, जो भी हो, सिंगुलर होने पर हैज होगा, प्लुरल होने पर हैव होगा। उसके बाद देखो इसका वर्ब का फॉर्म हमेशा क्या होता है, थर्ड फॉर्म, वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होना है, थर्ड फॉर्म में ही रहता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब के थर्ड फॉर्म का ऑब्जेक्ट। या सफरर, ऑब्जेक्ट को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, सफरर कहते हैं, ऑब्जेक्ट कह ले या सफरर कह ले, ये तो बात होगी, ऑब्जेक्ट कहें या सफरर। अब पैसिव है, तो ये भी अब ध्यान रखना कि अगर पहले से हमारे पास हैव हैज है, हर जगह देखिए इसी में टिक रहता है, कि देखिए अगर हैव हैज है, हैव या हैज है, तो ऑप्शन भी वही सही होगा जिसमें हैव हैज हो। अब पहले से हैव हैज दिख रहा है, आप एमिजार वाले को सही कर रहे हैं, वाजबार वाले को देख रहे हैं, सैलविल वाले को देख रहे हैं, तो वो होगा ही नहीं। अगर ऑप्शन में पहले से एमिजार है तो वही ऑप्शन सही होगा इसमें एमिजार में से कोई हो। इसी तरह से अगर पहले से हैव हैज है, एक्टिव में ही हैव हैज है, तो वही सही हो सकता है इस पैसिव इसमें हैव और हैज। हमने एक्टिव में दे रखा है हैव हैज, और आप हैड वाले ऑप्शन को पढ़ रहे हैं, तो हैड वाले जिस ऑप्शन में एक नजर में दिख जाता है, जिस ऑप्शन में हैड, उस ऑप्शन को तो पढ़ना ही नहीं है, एक नजर में पहले ही दिख जाता है किस किस ऑप्शन में क्या है, एक सेकंड लगता है, वो सारे ऑप्शन को पहले काटो, जिसमें हैव हैज नहीं वो सारे ऑप्शन को पढ़ना ही नहीं, उस पर एक सेकंड में सिर्फ उस ऑप्शन को पढ़ना है जिसमें हैव या हैज में से कोई एक, सिर्फ उसी ऑप्शन को पढ़ना है। कितना टाइम लगेगा इसमें, एक या दो ऑप्शन रहते हैं बस, ऐसे फटाक से बन जाएगा, क्योंकि दो ऑप्शन तो पक्का ऐसा रहता है, देख लेना आप, इसमें हैव हैज होगा ही नहीं, एमिजार होगा ही नहीं, जो ऑप्शन में दिया रहेगा वो नहीं होगा, देख लो, कभी देखते नहीं थे आप इस तरह से,
इसलिए आप सारे ऑप्शन को पढ़ने लगते थे। कुछ लोग तो पहले पूरा सेंटेंस पढ़ते, पूरा सेंटेंस पढ़ने में 5 सेकंड लग गया, 7 सेकंड लग गया, तो पूरा सेकंड सेंटेंस पढ़ना ही नहीं है, पूरा सेंटेंस पढ़ना है, खाली जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उस पर ध्यान देना है, और फिर उसका स्ट्रक्चर याद रखना कि भाई इस कंडीशन में क्या लगता है। तो जैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, अब इसके पैसिव में चलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या सफरर पहले आ गया, और क्या पता है कि हैज हैव है, तो फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हैज है, तो हैज या हैव में से कोई, ये नहीं ध्यान रखना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ इधर हैज है तो आगे हैज ही होगा, नहीं, हैज या हैव में से कोई, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। जैसे सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है हैज हैव, तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप एक्टिव में हैज हो लेकिन पैसिव में हैव लिखना पड़े, लेकिन होगा हैज और हैव में से ही एक, और हो सकता है कि एक्टिव में हैव है तो पैसिव में हैज का इस्तेमाल करना पड़े, तो है, इसलिए हैव हैज की बात करते हैं, हैव हैज है तो हैव हैज में से कोई एक होगा। और उसके बाद तुरंत क्या होता है, बीन। अब यही सब ध्यान रखना है, ये बीन वाली नागिन आ गई यहाँ पे, बीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग था, BEING, और यहाँ बीन है, इसलिए भी लोग रखते भूल जाते हैं एग्जाम में जाके कि हैव हैज वाले में बीन चाहिए और एमिजार। अब उल्टा अगर किसी के दिमाग में वहां पे क्लिक कर जाए कि एमिजार वाले के साथ बीन कर गया तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए दिमाग में बिठाना भी जरूरी है किसके साथ क्या पेयर है, एमिजार के साथ बीइंग, यानी ING वाले में ING, ठीक है, V3 वाले में बीन, BEEN बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आएगा, बाय, और फिर आएगा डूअर, डूअर कह लो, एजेंट कह लो, जो कहना चाहते हो। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत? कि हैव हैज है तो हैव हैज तो लाना ही लाना है, हैव हैज के साथ क्या लाना है, एक्स्ट्रा क्या लाना है, बीन। जिस भी ऑप्शन में हैव हैज नहीं है वो ऑप्शन सही होगा ही नहीं, एकदम दिमाग में ये बिठा लेना, जिस भी ऑप्शन में हैव हैज नहीं है वो ऑप्शन सही होगा ही नहीं। और फिर हैव हैज के साथ दूसरा पेयर क्या मिलाना है कि हैव हैज के साथ फिर बीन भी होना चाहिए। क्या पेयर मिलाना है कि हैव हैज के साथ फिर बीन भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस हमने बनाया कि एक्टिव में लिखा कि रशिया एंड चाइना हैव supported the Taliban. Russia and China have supported the Taliban. अब कैसे बनेगा, तो हैव और हैव के साथ क्या हो गया, V3, प्रेजेंट परफेक्ट है, टेंस का हमें ध्यान नहीं दिया तो भी कम, ये समझ के हैव हैज के साथ V3, तो अब दिमाग बैठ गया हैव हैज है तो पैसिव में भी हैव हैज होना चाहिए, और हैव के साथ बीन वाली नागिन होनी चाहिए। तो पैसिव लेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, द तालिबान, तो क्या लिखेंगे, द तालिबान, द तालिबान। अब यहाँ ये सेंटेंस मैंने जानबूझकर इसलिए लिया कि ये आपको धोखा में डाल सकता है जानबूझ के, क्योंकि है इसमें कुछ भी नहीं लिखा, फिर से फंसा देगा। अब तालिबान के साथ हैज होगा कि हैव होगा, फंसा देगा ना, तो ध्यान रखिएगा तालिबान के साथ हमेशा हैव होता है, द तालिबान हैव, हैज नहीं। अब इसके पीछे भी रूल है, सिंटैक्स में बताया जाता है ऐसा रूल, सिंटैक्स चैप्टर में इसके, ये एडजेक्टिव चैप्टर में भी इसके डिस्कशन होता है कि जब किसी भी वर्ड, कोई ऐसा वर्ड हो जिससे कि पीपल की बात होती है द लगा देने से, तो फिर वो प्लूरल हो जाता है, इसे हम कहते हैं कोई एडजेक्टिव ऐसा वर्ड, तालिबान क्या तरह खास तरह के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को तालिबान कहते हैं। जैसे द इंग्लिश कहते हैं, तो द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेज लोग, तो जब द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज लोग होता है तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे हम कहते हैं द फ्रेंच, द फ्रेंच कहने का मतलब जब फ्रांस के लोग हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेता है। इसी तरह द तालिबान कहने का मतलब तालिबान के लोग, और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, तालिबान के लोगों के संगठन की बात हो रही है, तालिबान के लोगों को, तालिबान में के जो भी समर्थन है, तालिबान के जो लोग हैं उसकी बात हो रही है, तो तालिबान के साथ है, द तालिबान हैव, अब तो क्या हो जाएगा, बीन, हैव बीन सपोर्टेड बाय रशिया
and China. The Taliban have been supported by Russia and China. कि रूस और चीन के द्वारा तालिबान की मदद की गई है। ये ध्यान रखना है कि रूस और चाइना के द्वारा तालिबान की मदद की गई है। ठीक है, की गई है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। बस मुश्किल काम तो हम लोग बना देते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि हर चीज को मुश्किल हम लोग, बस हमारी सोच बना देती है। हम सोच लेते हैं कि मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है। जहां सोच लिया मुश्किल है कि मुश्किल हो जाएगा, सोचा मुश्किल है कि मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मुश्किल के विषय में सोचना ही नहीं है। जैसे हमने कहा, किसी ने सेंटेंस दिया, you have attempted all the questions. You have attempted all the questions. इसका मीनिंग क्या हुआ? तुमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। यही मतलब है ना, you have attempted all the questions, कि तुमने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। यही कहना चाह रहा है, you have attempted all the questions। कैसे बनेगा भाई? You have attempted all the questions। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? ऑल द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? ऑल द क्वेश्चंस। तो ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में फिर ऐसा लग गया तो ये प्लूरल हो गया, तो फिर हैव होगा कि हैज होगा? तो हैव होगा। तो क्वेश्चंस लिखा है तो हैव होगा। ये एक क्वेश्चन होता है, हैज होता है। ये लिखा आई हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, आई हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, क्या द क्वेश्चन हैज बीन हो जाता। तो ये क्वेश्चंस लिखा है इसलिए हैव लिख रहे हैं। क्वेश्चन होता तो हैज लिख देते। तो द क्वेश्चंस हैव, ऑल द क्वेश्चंस हैव, उसके बाद क्या होना चाहिए? बीन, हैव बीन। फिर क्या होना चाहिए? V3, तो V3 तो होगा ही होगा। अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड यहीं पे लिख देते हैं, बाय मी। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन अटेम्प्टेड बाय मी। बाय मी, बाय को थोड़ा सा बड़ा करते, छोटा सा दिख रहा था, तो बाय मी वैसे भी दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन अटेम्प्टेड बाय मी, है ना? ऑल द क्वेश्चन। तो हिंदी मीनिंग इसका क्या निकला? कि मेरे द्वारा सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दिया गया है। मेरे द्वारा सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दिया गया है। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ध्यान क्या रखना है कि एमिजार पहले से, तो ऑप्शन में भी एमिजार होगा, आईएनजी है तो बीइंग होगा, हैव है तो ऑप्शन में भी हैव होगा, और हैव के साथ एक्स्ट्रा क्या होगा? बीन होगा। ये इस बात को ध्यान रखते जाएंगे तो अपने आप ऑप्शन से छटता जाएगा। 2 ऑप्शन तो हमेशा छट जाएंगे, एकदम पक्का गारंटी। 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रूल दिमाग में बैठ जाएगा तो कभी भी 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, हालांकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही नहीं, किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एक आध बुक मैंने देखा है इंडियन राइटर का, जो बता देते हैं या जो कह देते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी बनेगा। और वो बताते कैसे हैं पता है? कैसे बनाते हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो गया? तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगा? बीन लगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा था? बीइंग लगा था। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही बता देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट ले आओ, फिर चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में बीइंग लगता है तो बीइंग लगा दे दो, कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है तो बीइंग भी लगाओ, और फिर V3 कर दो। ऐसा गजब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल नहीं करना है। और फिर कभी कभी बच्चे, स्टूडेंट भी करते हैं कि सर ठीक है,
लेकिन एग्जाम में आ गया तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है बनता तो नहीं, अब एग्जाम में कैसे आ जाएगा भाई, जब रूल ही नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का बनता है तो एग्जाम में कैसे आ गई, ये कौन सी बात हो गई। कोई क्या क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खेलते हैं और उधर से कहते हैं अगर 12 खिला दिया तो अरे खेल ही नहीं सकते क्रिकेट, 12 हो ही नहीं सकता है। समझ पा रही बात, किसी ने कहा कि भाई क्रिकेट में तो 11 खिलाड़ी, आप क्वेश्चन पूछ रहे अगर 12 हो गया तो हो ही नहीं सकता है ना, मैच ही नहीं होगा, कहानी खत्म, 11 के अलावा 12 हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो इसका मतलब एक तो 10 से 12 है ना, 10 12 से ज्यादा टेंस तो है नहीं, उसमें से 3 तो ऐसे ही माइनस हो गए, तो हमारे पास बचा कितना 9, 9 ही टेंसेस बचे, कि 9 टेंस का ही पैसिव बनेगा, और 9 टेंस में भी हो सकता है एक आध, पता नहीं अभी तो, और आने पता नहीं और किसका ना बनता हो, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन यहाँ ये तो पता चल गया कि 3 का तो गारंटेड नहीं बनेगा, 3 का तो गारंटी अभी और देखना पड़ेगा, और किसका बनेगा नहीं बनेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन ये पता चल गया कि 3 का तो गारंटेड नहीं बना रहा है, 3 तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस का बिल्कुल नहीं बना, तो 9 का ही बन सकता है अभी लग रहा है। उस 9 में भी 3 हमने पढ़ ही लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, तो बचा क्या 6, 6 ही तो बचा, यानी पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को मिला के हमारे पास बस टेंस के बेसिक में 6 ही बचा। तो नेक्स्ट क्लास में तो ये हमारा बेसिक खत्म, नेक्स्ट अभी तो टाइम होगा, तो टाइम है ही, तो इसका मतलब आराम से जितने बेसिक से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आराम से हमारा खत्म होने जा रहा है, जो बेसिक के बनने वाले हैं बेसिक्स, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा आराम से। और इस ये जो बेसिक रूल है, इस बेसिक रूल से क्वेश्चन बनना ही बनना है, इसमें कोई इधर उधर का डाउट संदेह की नहीं बात होती है। तो अभी टाइम है, थोड़ा सा एक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि पिछला क्लास जो था तो छोटा था, छोटा हो गया था, उसमें वही लाइट की बात होती है, और बाद में क्या हुआ था साउंड भी चली गई थी उसको, तो इसलिए मैंने फिर बाद में एडिट करके जोड़ने से बेहतर समझा कि नया क्लास ही बना देते, थोड़ा सा लंबा कर देते इस क्लास को, तो इस क्लास को थोड़ा सा इसलिए मैं लंबा कर रहा हूँ, तो वो क्लास 30 और 31 मिनट्स में ही शायद खत्म हो गया होगा, जो भी है मुझे ध्यान नहीं है, ये क्लास कुछ ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, नहीं अभी ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। तो हम लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट नहीं भी पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें नहीं पता पास्ट इंडेफिनिट क्या है, नहीं जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, ठीक है, हमें सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये भूल जाओ, सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट का मतलब क्या, डूअर हो, और वर्ब का क्या हो, सेकंड फॉर्म हो, डूअर हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, और सफरर या ऑब्जेक्ट, यही होता है। अब सेकंड फॉर्म जो नहीं पहचान पाएगा उसको दिक्कत होगी। अब ये देखना, हमेशा ध्यान रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी और पास्ट इंडेफिनिट में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं जनरली यूज होता, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, लेकिन जो पैसिव आपको बनाने देगा उसमें कम से कम हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर आपको सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वर्ब के फॉर्म को आप पहचानते हैं, वर्ब के फॉर्म को पहचानना बहुत जरूरी है, वर्ब के फॉर्म को नहीं पहचानते तो फिर दिक्कत हो जाएगी, V1 V2 V3 आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो वर्ब का अगर सेकंड फॉर्म दिया है, इसका मतलब हमें तब क्या करना है, V1 में तो हमने एमिजार का इस्तेमाल कर दिया, V5 में हमने एमिजार का इस्तेमाल कर, लेकिन अगर सेकंड फॉर्म है तब जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा, सफरर या ऑब्जेक्ट आएगा, ये तो सबसे पहले लाना ही है, और V2 होने पर फिक्स है कि इसीलिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब वॉज वर्ब कब आता है, V2, आपके सेंटेंस में है V1, क्यों आएगा वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब आने का कंडीशन फिक्स है कि भाई एक्टिव में V2 होना चाहिए, तब वॉज वर्ब आएगा, नहीं तो वॉज वर्ब आता ही नहीं, नहीं तो वॉज वर्ब आता ही नहीं है, बिना V2 के वॉज वर्ब नहीं आता, आप V1 में वॉज वर्ब ला रहे हैं, बिना हैवेज के हैवेज नहीं आता, आप हैवेज दिया हुआ है ही नहीं और आप हैवेज ला रहे हो तो दिक्कत हो जाएगी, तो वॉज वर्ब और फिर वर्ब का क्या होगा, थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और फिर क्या हो जाएगा, डूअर या एजेंट, जो भी कह लीजिए, डूअर कह लीजिए, एजेंट कह लीजिए, कर्ता कह लीजिए, सब्जेक्ट कह लीजिए, जो भी कहना, हो गया, इतना बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जैसे हमने क्वेश्चन बनाया, सेंटेंस था योर ब्रदर
हेल्प्ड मी, कि तुम्हारे भाई ने मेरी मदद की। तो हेल्प्ड, और तो इसके साथ कुछ है नहीं, वाज वर हैव हैज कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो हेल्प्ड है वो क्या है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। अब मी, अब इसका पैसिव में चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मी क्या हो जाएगा, आई। अब ये फिर की हेल्प्ड है, हेल्प है मतलब V2 है, V2 है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाज या वर में से एक लाना पड़ेगा। तो अब आई के साथ क्या आएगा, वर आएगा क्या, आई के साथ हमेशा वाज आता है। आई वाज, हेल्प का V3 हेल्प नहीं है, बाय योर ब्रदर। अब अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, कि तुम्हारे भाई द्वारा मेरी मदद की गई। हिंदी मीनिंग क्या होगा, तुम्हारे भाई द्वारा मेरी मदद की गई। तुम्हारे भाई ने मेरी मदद की, तुम्हारे भाई द्वारा मेरी मदद की गई, तुम्हारे भाई द्वारा मेरी मदद की गई। क्लियर, तुम्हारे भाई द्वारा मेरी मदद की गई। ये हमने लिखा, विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी, विराट स्कोर्ड अ सेंचुरी, कि विराट ने एक सेंचुरी बनाई। अब स्कोर्ड है तो V2 हो गया, पास्ट हो गया। अब इसको हम चल रहे हैं पैसिव में बनाने के लिए। तो पैसिव में क्या हो जाएगा, अ सेंचुरी, अ सेंचुरी वॉज, सेंचुरी के साथ वॉज ही होगा नहीं, यानी कि सेंचुरी लिख दिया तो वर्क कर दिया 100। सेंचुरी सिंगुलर नाउन है, ए सेंचुरी लिखा सिंगुलर होता है, इसलिए वॉज। अ सेंचुरी वॉज स्कोर्ड बाय विराट, यानी कि विराट का पैसिव बना दिया अनुष्का। ऐसे जोश में नहीं आना है कि विराट लिखा था और पैसिव वॉइस बना रहे थे तो हम तो विराट का पैसिव बनाएंगे भाई अनुष्का, तो ऐसा नहीं करना। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम आसान सा कंडीशन है। धीरे धीरे स्लो स्लो करके आप देखते जाएंगे और आराम से देखिए सारे क्वेश्चन बन जाएगा, बस वर्ब पहचानिएगा, आराम से बन जाएगा, देखते ही बनेगा, बहुत कम टाइम में बनेगा, बहुत कम टाइम में बनेगा, देखते ही बनेगा। तो अब जो टेंस के है बाकी स्ट्रक्चर है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंडीशन, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे और भी टेंस के अलावा जो और भी जहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से एकदम क्वेश्चन आने वाला है, पहले हम लोग उस पर जो बेसिक भी है और जहाँ से क्वेश्चन बनता है पहले हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है और जो बेसिक एडवांस एडवांस को बाद में देखेंगे, जहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बनता है वो बाद में देखा जाएगा। अभी जहाँ से बेसिक क्वेश्चन बनना है तय है, जहाँ से बनता ही बनता है एकदम फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आना पहले उसको हम लोग देख रहे हैं। और आप देखिएगा बन जाएगा, इन आधार पे सारे बना के देखिएगा, कई क्वेश्चन तो अभी बनने लग जाएंगे, बना के देखिएगा बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, जय।